नमस्कार मित्रों, मैं विमल त्रिपाठी मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम टीजीटी, सीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रश्न श्रृंखला चला रहे हैं। तो भूगोल की प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने 6 प्रश्न श्रृंखलाएं कर चुके हैं और आज होगी प्रश्न श्रृंखला नंबर 7। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को। तो इस चैप्टर में जो कि प्रश्न श्रृंखला 7 के अंतर्गत है, इसमें पृथ्वी की भूवैज्ञानिक संरचना यानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ और पृथ्वी की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ अर्थ के प्रश्नों को रखा गया है। और इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की भूवैज्ञानिक संरचना से है। और ये पूछा गया प्रश्न है तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का सुमेल कीजिए तथा सही उत्तर कूट से चुनिए। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का सुमेल कीजिए तथा सही उत्तर कूट से चुनिए। इसमें सूची फर्स्ट में ये देखिए, सूची फर्स्ट में लिखा है महाकल्प। महाकल्प को कहते हैं इंग्लिश में इरा। और सूची सेकंड में लिखा है युग यानी पीरियड। तो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को बड़े बड़े कल्पों में बांटा गया है और लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले तक का इतिहास पूरी तरह ज्ञात है। उसके पहले के इतिहास के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। तो इस पूरे काल को 4 बड़े बड़े महाकल्प यानी इरा में बांटा गया है। उनके नाम होते हैं पैलियोजोइक, फिर आता है मेसोजोइक, फिर आता है स्टेनियोजोइक, फिर आता है नियोजोइक। और उन बड़े बड़े महाकल्प यानी इरा को कई पीरियड में बांटा गया है। तो एक एक करके देखते हैं किसका किससे मैच है। तो इस तरफ लिखा गया है महाकल्प। महाकल्प की सूची में पहला इधर ए बी सी डी लिखा गया है। पैलियोजोइक, ए में लिखा है पैलियोजोइक, बी में मेसोजोइक, सी में प्री कैम्ब्रियन, डी में कैनोजोइक। इधर लिखा है युग यानी इंग्लिश इसकी होती है पीरियड। इसमें पहला नंबर 1 लिखा है जुरासिक, नंबर दूसरा आर्कियन, नंबर तीसरा इयोसीन और नंबर चौथा सिलूरियन। तो अब मैच करके देखते हैं। सबसे पहले है पैलियोजोइक। पहला ये इरा जहां से ज्ञात है लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले से 60 करोड़ वर्ष पहले से चालू हो जाता है। पैलियोजोइक जो इरा है वो 60 करोड़ वर्ष पहले से शुरू होता है और 22 करोड़ 50 लाख वर्ष से आके खत्म हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है मेसोजोइक इरा और वो 22 करोड़ 50 लाख वर्ष से पूर्व से शुरू होता है और 7 करोड़ वर्ष पहले समाप्त होता है। उसके बाद नंबर तीसरे पे आता है कैनोजोइक या कैनोजोइक इरा। वो 7 करोड़ वर्ष पहले से प्रारंभ होकर 10 लाख वर्ष पूर्व से जाके समाप्त होता है। और सबसे आखिरी में आता है नियोजोइक इरा। वो 10 लाख वर्ष पूर्व से स्टार्ट हुआ और अभी तक चलता ही चला जा रहा है। तो जो पहला वाला है पैलियोजोइक इरा, इससे मैचिंग कराना है किधर किसकी है, जुरासिक, आर्कियन, इयोसीन, सिल्यूरियन। तो जो पीरियड है उससे मैच कराना है, कौन सा पीरियड उससे मैच करेगा। तो ये जो पैलियोजोइक इरा है इसमें 6 पीरियड आते हैं। सबसे पहला होता है कैम्ब्रियन, उसके बाद आर्डोविशियन, फिर सिलूरियन, फिर डिबोनियन, फिर कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन। तो इसमें हम देखते हैं उसमें से कोई है, ये वाला मिल रहा है सिलूरियन, यानी पैलियोजोइक मैच करेगा सिलूरियन पीरियड से, क्योंकि सिलूरियन पीरियड जो है वो पैलियोजोइक इरा का पार्ट है। तो ए के सामने 4 लगा देंगे और यहाँ पर A4 लिख देंगे। अगला है मेसोजोइक। मेसोजोइक, तो पैलियोजोइक के ठीक बाद जो इरा आता है उसका नाम है मेसोजोइक। और मेसोजोइक में 3 पीरियड होते हैं, ट्रियासिक, फिर जुरासिक, फिर क्रिटेशियस। तो इसमें देखते हैं मेसोजोइक के सामने कौन आना चाहिए। इसमें दिख रहा है जुरासिक, यानी मेसोजोइक इरा के जो 3 पीरियड हैं बड़े बड़े, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, उसमें से एक यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसकी मैचिंग, मेसोजोइक की मैचिंग हम यहाँ से करा देंगे जुरासिक से। और यहाँ पर लिख देंगे बी के सामने कौन जाएगा, फर्स्ट।
अगला इसके बाद आता है प्री कैम्ब्रियन, यानी कैम्ब्रियन से पहले का काल। कैम्ब्रियन से पहले का काल, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में इरा के रूप में पैलियोजोइक से पहले का काल। तो प्री कैम्ब्रियन से पहले का काल यानी कैम्ब्रियन के पहले का काल इसमें आएगा आर्कियन, यानी प्री कैम्ब्रियन मैच करेगा आर्कियन से, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन किसमें जाएगा, कैम्ब्रियन से पहले का काल। प्री कैम्ब्रियन मीन्स कैम्ब्रियन के पहले का काल, तो कैम्ब्रियन के पहले का काल को कहा जाता है आर्कियन। तो प्री कैम्ब्रियन मैच करेगा इससे। अब लास्ट में बचा कैनोजोइक। कैनोजोइक या सेनोजोइक इरा, कैनोजोइक या सेनोजोइक इरा जो है उसमें 4 पीरियड है, इयोसीन, फिर ओलिगोसीन, फिर मायोसीन, फिर प्लायोसीन। इयोसीन, फिर ओलिगोसीन, फिर मायोसीन, फिर प्लायोसीन। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा है। इयोसीन इससे मैच कर रहा है, तो ये किसके सामने जाएगा, इयोसीन इसके सामने। यानी कैनियोजोइक का जो एक पीरियड, 4 पीरियड है उसमें से एक इसमें लिखा हुआ है, तो उससे हम मैच कराएंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्री कैम्ब्रियन किसमें गया था 2 में, और कैनोजोइक गया है 3 में। यानी अब अपने आप आंसर को चेक करेंगे, ए के सामने 4, बी के सामने 1, सी के सामने 2, डी के सामने 3 होना चाहिए। तो उसी ऑर्डर में देखते देखिए 4 1 2 3 किसमें है, ये नहीं है, 4 1 2 3 ये वाला मिल गया, बी आंसर। 4 1 2 3, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का 2 और डी का 3, ये आंसर आपका सही होगा, यानी इसका आंसर बी सही होगा। और ये आपका संभवतः जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है। तो अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में सबसे नवीनतम युग है। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में सबसे नवीनतम माने सबसे बाद का, यानी जो चल रहा हो अभी, वो कौन सा युग है। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन कैम्ब्रियन, बी दिया है प्लायोसीन, सी प्लीस्टोसीन और डी दिया है होलोसीन। तो इसके पहले ही प्रश्न में हमने बताया था कि भूवैज्ञानिक इतिहास को 4 बड़े इरा में बांटा गया है, पैलियोजोइक, उसके बाद मेसोजोइक, उसके बाद सेनियोजोइक, उसके बाद नियोजोइक, जो कि अभी चल रहा है। नियोजोइक इरा अभी चल रहा है, तो उसको भी पीरियड में बांटा जाता है। तो सबसे नवीनतम इरा जो है नियोजोइक, जो कि 10 लाख वर्ष पहले चालू हुआ और अभी तक चलता चला आ रहा है। अब अगर इस नियोजोइक इरा को जब इसके अंदर सब डिवीजन किया जाता है तो मिलता है हमें पीरियड, जैसा कि पिछले प्रश्नों में हम देखा था। तो नियोजोइक इरा या महाकल्प है, इसके 2 पीरियड हैं। पहला पीरियड है प्लीस्टोसीन और दूसरा है होलोसीन। होलोसीन प्लीस्टोसीन पीरियड 10 लाख वर्ष पूर्व से शुरू हुआ और 10,000 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। उसके बाद चालू हुआ होलोसीन पीरियड, जो कि 10,000 वर्ष पूर्व से प्रारंभ हुआ और चलता चला जा रहा है अभी तक। यानी नवीनतम युग आपका कौन सा हुआ, होलोसीन पीरियड, होलोसीन युग। तो अब इसमें देखेंगे कैम्ब्रियन गलत, प्लायोसीन गलत, प्लीस्टोसीन गलत, होलोसीन ये सही होगा। तो नवीनतम युग ये है, कैम्ब्रियन तो बहुत पुराना है। तो इसके बाद अब देखेंगे इसके बाद अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे मत्स्य युग या एज ऑफ फिश के नाम से जाना जाता है, और वो काल लिखे हुए हैं, पीरियड लिखे हुए हैं। ए में लिखा है आर्डोविशियन, बी में लिखा है कार्बोनिफेरस, सी में लिखा है डिवोनियन और डी में लिखा है सिलूरियन। तो डिवोनियन काल जो है इसको मत्स्य काल या मत्स्य युग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस काल में पृथ्वी पर मछलियों का व्यापक पैमाने पर उद्भव विकास
हुआ था, उनका विकास बहुत ज़्यादा हुआ इस काल में, इसलिए इसको डिवोनियन पीरियड को या डिवोनियन काल को मत्स्य युग या एज ऑफ फिश के रूप में जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा? सी। टेक्सचुअल क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग महान युग के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिम युग के लिए जाना जाता है? ए ऑप्शन है इयोसीन, बी प्लीस्टोसीन, सी प्लायोसीन और डी ओलिगोसीन। तो प्लीस्टोसीन पीरियड की को माना जाता है। इसकी विशेषता सुन लें। प्लीस्टोसीन पीरियड में अभी जिक्र आया था इसके पिछले प्रश्न में भी कि प्लीस्टोसीन पीरियड में क्या हुआ कि विश्व की का तापमान गिरा। तो तापमान गिरने से पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी के 1/6वें हिस्से पर हिम चादरों का विस्तार हुआ। हिम चादरों का विस्तार हुआ तो यानी व्यापक पैमाने पर हिमाच्छादन हुआ। किस काल में? प्लीस्टोसीन पीरियड में। प्लीस्टोसीन पीरियड में विशाल बड़े पैमाने पर ग्लोब पर हिमाच्छादन हुआ और पृथ्वी का 1/6वां हिस्सा हिम चादरों से ढक गया, इसलिए उसको महान हिमयुग के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर आपका क्या सही होगा? बी आंसर, प्लीस्टोसीन पीरियड। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक कालों में से निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में समायोजित है, यानी जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री का डिवीजन किया गया है, सब डिवीजन किया गया है, उसमें सही कालक्रम कौन है? चाहे असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग, यानी चाहे बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में, किसी एक क्रम में सही होना चाहिए। तो इसमें ए ऑप्शन में दिया है ओलिगोसीन, फिर मायोसीन, इयोसीन, प्लायोसीन। बी में दिया है मायोसीन, प्लायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन। सी में दिया है इयोसीन, फिर ओलिगोसीन, फिर प्लायोसीन, फिर मायोसीन। और डी में दिया है इयोसीन, फिर ओलिगोसीन, फिर मायोसीन, फिर प्लायोसीन। तो सबसे पहले सीरियल को आप अच्छे से तैयार करें कि कैसे जो क्या क्रम है उसके और फिर पहले क्रम को एक बार व्यवस्थित कर लें, फिर प्रश्न के अंदर जाएं। अदरवाइज ऐसे प्रश्न फिर गलत हो जाते हैं। तो पहले आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, सीरियल पता होना चाहिए, उसको सीरियल को मन में एक बार दोहरा लें, फिर प्रश्न के अंदर देखें तो अपने आप आसानी से आप इसका उत्तर निकाल लेंगे। तो इनको देखने से पता चलता है कि ये कैनोजोइक या सेनोजोइक इरा के जो पीरियड हैं वो लिखे गए। सेनोजोइक या कैनोजोइक इरा में 4 पीरियड थे और उन चारों पीरियड का क्रम देखिए पहले, फिर उसके बाद आप अपने प्रश्न में देख लीजिए क्या आ रहा है। उसके जो 4 पीरियड हैं सेनोजोइक इरा के, पहला है इयोसीन आता है, फिर उसके बाद ओलिगोसीन, फिर आता है मायोसीन, फिर आता है प्लायोसीन। यानी क्रम क्या बनेगा? इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। अब इस सीरियल में जिसमें हो उसको मिला लें। ओलिगोसीन, मायोसीन, इयोसीन, प्लायोसीन, ये गलत हो जाएगा, उस आर्डर से मैच नहीं कर रहा है। अगला है मायोसीन, प्लायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन। इधर से भी हो तो भी चल सकता है, एक बार को इधर से देखेंगे तो इयोसीन, ओलिगोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, ये भी गलत हो जाएगा। यह है इयोसीन, ओलिगोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, ये भी गलत हो जाएगा। यह है इयोसीन, फिर ओलिगोसीन, फिर मायोसीन, फिर प्लायोसीन, ये सही हो जाएगा। इस आर्डर को देखिए, ये बिल्कुल सेम वही आर्डर दिया गया है कि इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कथन कारण का प्रश्न है और ये हमारा अपना बनाया हुआ प्रश्न है, और इसके पहले वाला क्वेश्चन भी हमने बनाया था जो सीक्वेंस सीरियल वाला था। तो इस प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन
या एसर्सन में लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की महान झीलें प्लीस्टोसीन काल की बनी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की महान झीलें प्लीस्टोसीन काल की बनी है और कारण में लिखा है कि इस काल में ग्लोब पर व्यापक पैमाने पर हिमाच्छादन हुआ था। तो कथन कारण के प्रश्न हम लगातार आपको कराते आ रहे हैं। हमने शुरुआती वीडियो में, पहले वीडियो में उसका पूरा साइंस भी बताया था, आप उसमें जाके और देख सकते हैं कि किस तरह कथन कारण के प्रश्नों को हल किया जाता है। तो लगातार हम इसको कराते चल रहे हैं, कथन कारण के प्रश्नों को बताते रहते हैं कैसे करना है। तो इसका तरीका क्या है कि दोनों की कथनों की पहले हम सत्यता की जांच करनी होती है। तो दोनों कथन की सत्यता की जांच करें कि दोनों कथन सही हैं कि सही नहीं है। तो पहला कथन देखिए, लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की महान झीलें प्लीस्टोसीन काल की बनी है। इस पर जरा एक कॉन्सेप्ट को समझ लें प्लीस्टोसीन काल का, तो फिर आपको ये आराम से इस प्रश्न का उत्तर आप समझ सकते हैं। प्लीस्टोसीन पीरियड में, जब अभी इसके पिछले प्रश्न में हमने बताया था कि प्लीस्टोसीन पीरियड में ग्लोब पर व्यापक पैमाने पर हिमाच्छादन हुआ। उस वजह से ग्लोब का 1/6वां हिस्से पर हिम चादरें फैल गईं। उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के काफी हिस्से तक हिमाच्छादन हुआ था, हिम चादरों का विस्तार हुआ था। उधर यूरोप में के उत्तरी भाग में हिम चादरों का विस्तार हुआ। तो कनाडा और यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की महान झीलों पे बात की गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की जो 5 महान झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, ये उसी समय की बनी। और कैसे बनी कि जब हिमाच्छादन भूपटल पर होना शुरू हुआ तो हिम जमना शुरू हुई। हिम जमना शुरू हुई तो इसका भार भूपटल पर पड़ा और जैसे जैसे हिम जमती गई, जैसे मान लीजिए ये हिम का, ये भूपटल का लेवल है, इतने पे हिम जम गई, फिर लगातार हिम जमती गई और भार के कारण ये बर्फ इसको नीचे की ओर दबाती चली गई। तो जगह जगह जहां पर ज्यादा पानी की मात्रा थी वहां पर ये गड्ढे ज्यादा बड़े बन गए और इसमें आइस, पूरा बर्फ भर गया। बर्फ के दबाव के कारण ये गड्ढे बने थे। उसके बाद प्लीस्टोसीन पीरियड के आखिरी समय, माने प्लीस्टोसीन पीरियड के अंतिम समय में और होलोसीन पीरियड की शुरुआत में, जब ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, तो ये बर्फ पिघल गई। तो बर्फ पिघलने से ये गड्ढा तो बन ही गया था, गहरी हो गई, इसमें पानी भर गया। इसमें पानी भर गया तो उसी का नाम आपने दे दिया कि ग्रेट लेक्स है। 5 ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की झीलें, बाकी और कनाडा की झीलें, यूरोप की झीलें ऐसे ही बनी। तो ये जो पहला कथन है, हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की महान झीलें प्लीस्टोसीन काल की बनी है। तो ये एकदम सही है कि प्लीस्टोसीन काल में ही हिमाच्छादन से बनी। और कारण में क्या लिखा है कि इस काल में ग्लोब पर व्यापक पैमाने पर हिमाच्छादन हुआ था। और आप देख रहे हैं हिमाच्छादन का ही तो परिणाम है इस हिमानी झील का बनना। इन झीलों का बनना, जो ग्रेट लेक्स बनी है, महान झीलें बनी हैं कनाडा और अमेरिका में, तो इसका कारण ही क्या था? हिम का जमना या हिमाच्छादन। तो ये भी सही है और यही इसका कारण है, हिमाच्छादन हुआ इसलिए ग्रेट लेक्स बनी। आप अगर बीच में क्योंकि लगाएंगे तो व्याख्या मिलेगी। क्योंकि लगाकर देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की महान झीलें प्लीस्टोसीन काल की बनी हैं क्योंकि इस काल में ग्लोब पर व्यापक पैमाने पर हिमाच्छादन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सही हैं और व्याख्या है, अर्थात ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो कौन सा आंसर सही होगा आपका? पहला वाला है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें लिखा है कि कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? और ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी 2007 की परीक्षा में। प्रश्न क्या है कि कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? उसमें ऑप्शन दिए, ए ऑप्शन निहारिका परिकल्पना, बी एक तारक परिकल्पना, सी ज्वारीय परिकल्पना और डी है वायव्य राशि परिकल्पना।
तो इमैनुअल कांट ने जो परिकल्पना दी थी वो थी, उसका नाम था वायव्य राशि परिकल्पना या गैसियस हाइपोथेसिस। और इस गैसियस हाइपोथेसिस में या वायव्य राशि परिकल्पना में कांट ने बताया था कि आद्य पदार्थ बिखरे पड़े थे और उन आद्य पदार्थों में जो उसके प्रीमार्डियल एटम थे वो आपस में आकर्षित होने लगे, फिर धीरे धीरे करके निहारिका बन गई और उसमें उसका ताप बढ़ता चला गया आपसी टक्कर के कारण, और टक्कर के कारण ताप बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद उसके केंद्रीय भाग का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या केंद्रापसारी बल बढ़ता चला गया, उसमें से फिर एक छल्ला बाहर आया, फिर इसी क्रिया की पुनरावृत्ति से 9 छल्ले बाहर आए और उसके बाद ग्रह और उपग्रह बने। तो ये जो इनकी परिकल्पना थी कांट की, ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों का सहारा इन्होंने लिया था, लेकिन न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के एकदम ही विपरीत थी और इनकी जितनी मान्यताएं थी वो बहुत खारिज हुई क्योंकि वो सब विज्ञान के नियमों के विपरीत जा रही थी। तो इनकी इस परिकल्पना पे काफी आलोचना हुई, कई मुद्दों पे आलोचना हुई। तो इस परिकल्पना का माने किस आंसर क्या होगा आपका? वायव्य राशि परिकल्पना। कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया? तो आंसर क्या रहेगा? वायव्य राशि परिकल्पना या गैसियस हाइपोथेसिस। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि पृथ्वी, एक स्टेटमेंट दिया है इस तरह से, पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका या नेबुला से हुई, यह किस विद्वान की विचारधारा है? यह क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी 2003 की परीक्षा। प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका या नेबुला से हुई, यह किस विद्वान की विचारधारा है? ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन जेम्स जीन्स, बी लाप्लास, सी कांट, डी होयल एवं लिटिलटन। तो कांट के बारे में पिछले प्रश्न में देखा, कांट की कमियों को दूर करने के लिए लाप्लास ने पहले से ही मान लिया कि ब्रह्मांड में एक तप्त निहारिका पहले से ही थी जो घूर्णन कर रही थी, और उन्होंने बताया कि उस घूर्णन करती निहारिका से फिर एक छल्ला बाहर निकला और उसी एक छल्ले से के 9 टुकड़े हुए। तो वो जो 9 टुकड़े हुए, वो 9 टुकड़े सब फिर अवशिष्ट भाग की परिक्रमा करने लगे, अवशिष्ट भाग सूर्य बना और वो 9 जो उस छल्ले के 9 टुकड़े थे उनके घनीभूत होने से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो जो इन्होंने इसमें लिखा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से हुई, यह किस विद्वान की विचारधारा थी? लाप्लास की। लाप्लास ने पहले से ही उन कमियों को दूर करने के लिए मान लिया था कि एक तप्त और गतिशील निहारिका पहले से ही थी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी यानी लाप्लास। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि तारों की निःसृत गैस एवं धूल की राशि के पिंड को कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में। तो क्या कह रहे हैं प्रश्न में कि तारों की निःसृत माने तारे से निकलने वाली गैस एवं धूल की राशि के पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है फिलामेंट, बी नेबुला, सी ग्रहाणु और डी द्वैतारक। तो इसको हम कहते हैं नेबुला, और कैसे कहते हैं, कैसे बनता है, इसको जरा देखिए। जब कोई तारा की अपनी स्टेजेस होती हैं, वो विभिन्न अवस्थाओं में, पहले भ्रूण तारे से उसका जन्म होता है, फिर विभिन्न अवस्थाओं में वो आगे बढ़ते बढ़ते कई स्टेजेस को पार करते करते आगे बढ़ता है। तो जब तारे का आकार बहुत अधिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तारा, तो फिर वो अपनी आंतरिक क्रियाओं के कारण उसकी बाहर की परत, जैसे केंद्रीय भाग है, बाहर की परत में क्या होता है कि इसमें विस्फोट होता है और ये बाहर की परत निकलकर अंतरिक्ष में उड़ जाती है। इसको कहा जाता है सुपरनोवा विस्फोट। या सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो सुपरनोवा विस्फोट या सुपरनोवा एक्सप्लोजन के तहत बाहर का, तारे का आकार जब बहुत बड़ा हो जाता है, तारे का बाहर का भाग उड़कर अंतरिक्ष में चला जाता है और ब्लास्ट कर जाता है। तो उससे निकलती है धूल और गैस।
तो गैस प्लस धूल का जो बाहर क्लाउड तैयार होता है, गैस बाहर निकली और धूल से इकट्ठी होकर जो बाहर की तरफ ये फिर इकट्ठे पिंड के रूप में अगर बन जाती है, गैस और धूल इकट्ठे पिंड के रूप में बन गई, तो उसी को कहा जाता है नेबुला या निहारिका। तो आंसर क्या सही होगा? नेबुला या निहारिका। और फिलामेंट तो अलग चीज है। फिलामेंट तो जेम्स जीन्स की टाइडल हाइपोथेसिस या ज्वारीय परिकल्पना में आया था, आता है कॉन्सेप्ट इसका, कि कैसे एक तारा था सूर्य और साथी तारा था, उसके ज्वारीय बल से फिलामेंट बाहर निकला। तो ये गलत है। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन ने दी थी, कि चैम्बरलिन ने बताया था कि एक तारा था सूर्य, उसका साथी तारा था, उसके आकर्षण बल से भी ग्रहाणु बने थे। उससे भी ग्रहों की एक परिकल्पना सामने आती है, चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। तो ये चीज यहाँ गलत है। द्वैतारक ये भी गलत है। द्वैतारक में दो तारक, इस संयोग से होने वाली कोई भी घटना। तो आंसर क्या सही होगा आपका? बी आंसर, नेबुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि अंतर तारकीय धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन जीआईसी सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया है कि अंतर तारकीय धूल परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे। तो ओटो श्मिड इसके प्रतिपादक थे, ओटो श्मिड। और होयल और लिटिलटन ने तो नोवा परिकल्पना दिया था। रसेल ने द्वैतारक परिकल्पना दिया था। और जेफरीज, हेराल्ड जेफरीज, जेम्स जीन्स ने टाइडल हाइपोथेसिस यानी ज्वारीय परिकल्पना दी थी, उसी में कुछ संशोधन इन्होंने प्रस्तुत किया था जेफरीज ने, उसको संशोधित रूप किया था बाद में। तो जो प्रश्न है कि अंतर तारकीय धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किया, तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, ओटो श्मिड ने, जो कि रूस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया कि फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और इसमें ए ऑप्शन दिया है ग्रहाणु परिकल्पना में, बी ज्वारीय परिकल्पना में, सी सुपरनोवा परिकल्पना में, और डी अंतर तारकीय धूल परिकल्पना में। तो फिलामेंट शब्द का प्रयोग हुआ था जेम्स जीन्स की टाइडल हाइपोथेसिस यानी जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना में। उन्होंने बताया था कि सूर्य था एक और उसका एक साथी तारा अपने मार्ग पर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। तो इसके आकर्षण बल से के कारण इस सूर्य से एक फिलामेंट बाहर की ओर निकला। आगे चलकर ये तारा अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया और फिलामेंट इसी के चक्कर लगाने लगा। आगे चलकर ये विखंडित हो गया कई टुकड़ों में और इसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो जो कहा गया कि फिलामेंट शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो किया था जेम्स जीन्स ने। और परिकल्पना कौन सी थी? ज्वारीय परिकल्पना। तो ज्वारीय परिकल्पना में जेम्स जीन्स ने बताया था फिलामेंट का कॉन्सेप्ट। तो आंसर क्या होगा? ए ग्रहाणु परिकल्पना ये गलत, ज्वारीय परिकल्पना ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न है? ए ऑप्शन में लिखा है रसेल, बी होयल एवं लिटिलटन, सी में लिखा है लाप्लास और डी में लिखा है चैम्बरलिन। तो अगर ठीक से देखें तो अंतर किस बात का है? रसेल की थी द्वैतारक परिकल्पना यानी इसमें दो तारे थे, इसमें भी दो तारे थे। चैम्बरलिन की ग्रहण परिकल्पना में भी दो तारे थे, जबकि लाप्लास में एक निहारिका थी। यानी लाप्लास जो थे अद्वैतवादी विचारधारा के समर्थक थे, माने अद्वैतवादी थे और ये
द्वैतवाद के थे कि जिसमें दो तारे का कॉन्सेप्ट लिया गया। तो ये इसलिए लाप्लास इन तीनों शेष तीनों लोगों से भिन्न हो जाएंगे। इसमें सिर्फ एक ही निहारिका थी और इन बाकी में सब में दो या दो से अधिक तारे थे। तो आपका आंसर क्या सही होगा? लाप्लास, यानी ये बाकी शेष तीन से भिन्न है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक नवतारा सिद्धांत या नोवा थ्योरी के प्रतिपादक हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी 2004 में। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिर्फ सिद्धांत का नाम पूछा गया है। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन चैम्बरलिन व मोल्टन, ये नहीं है। होयल व लिटिलटन, ये सही है। होयल और लिटिलटन ने नवतारा सिद्धांत या नोवा थ्योरी का प्रतिपादन किया था। बाकी तो आंसर क्या होगा आपका? होयल एवं लिटिलटन। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी मैचिंग वाला प्रश्न। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर सूची फर्स्ट दी है, इधर सूची सेकंड दी है। सूची फर्स्ट में लिखा है परिकल्पना, यानी परिकल्पनाओं के नाम दिए हैं सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में दिया है प्रतिपादक, माने उन परिकल्पनाओं के प्रतिपादक कौन है, उसको मैच करके फिर नीचे से कूट के द्वारा फिर उत्तर देना है। तो इधर दिया है बाईं तरफ में, ए में ग्रहण परिकल्पना, बी अंतरतारक धूल परिकल्पना, सी ज्वारीय परिकल्पना, और डी में दिया है वायव राशि परिकल्पना। और यहाँ पर प्रतिपादक की सूची में दिया है कांट नंबर 1 पर, डी जेम्स जीन्स, नंबर 2 पर जेम्स जीन्स, नंबर 3 पर ओटो स्मिट, और नंबर 4 पर चैम्बरलिन। तो देखते हैं कौन मैच करता है। सबसे पहले ग्रहणु परिकल्पना ए में, तो ग्रहणु परिकल्पना किसने दिया था? चैम्बरलिन ने, यानी ये जाएगा नंबर 4 पर। ए की जगह पर यहाँ पर 4 लिख दें। ग्रहणु परिकल्पना चैम्बरलिन की। फिर आता है अंतर तारक धूल परिकल्पना, ये थी ओटो स्मिट की। तो अंतर तारक धूल परिकल्पना कहाँ गई? ओटो स्मिट, माने बी का 3। फिर ज्वारीय परिकल्पना यानी टाइडल हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस जाती है जेम्स जीन्स की, यानी सी का 2। और अब आखिरी बचा वायव राशि परिकल्पना। वायव राशि परिकल्पना है कांट की, यानी डी का फर्स्ट, यानी 4 3 2 1। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, यानी 4 3 2 1। तो देखते हैं कौन सा है। 1 2 3 4 ये नहीं, बी में दिया 1 2 4 3 ये भी नहीं, सी में दिया 4 3 1 2 ये भी नहीं, इसमें डी में दिया 4 3 2 1, यानी डी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया है कि सौर मंडल के निर्माण प्रक्रिया में निहारिका से केवल एक छल्ला बाहर आया तथा उस छल्ले से ग्रहों एवं तथा उपग्रहों की रचना हुई। ये किस विद्वान का मत था? तो इस पर पहले भी पिछले प्रश्न में भी हम बता चुके हैं कि लाप्लास ने बताया था कि नेबुला से एक छल्ला बाहर आया था, फिर वही एक छल्ला 9 भागों में टूटा और उसी से ग्रह बने। तो जो पूछा गया कि ये किस विद्वान का मत था, तो आंसर क्या निकलेगा आपका? लाप्लास, यानी आंसर बी। तो आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं, और इन प्रश्नों को आप बार बार देखिए, वीडियोस को बार बार देखें, जिससे कि आपका अच्छा अभ्यास इस पर बन सके, चीज़ें आपको समझ में आ सकें। इन प्रश्नों में हम लोग अपनी व्याख्याएं देते हैं, उसके कॉन्सेप्ट बताते हैं, और उन कॉन्सेप्ट को, उन व्याख्याओं को आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार वो आपके मन मस्तिष्क में स्थायी होती जाएंगी। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू।